हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिबल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 कंटिन्यूएशन में। पहले हम इंट्रोडक्शन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज अ पार्ट ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट इज गिवन बाय लेवोसियर एंड जोसेफ। तो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये सब पढ़ लिया। अब एटम होता क्या है, हमें एटम को भी तो स्टडी करना है कि एटम क्या है एग्जैक्टली। एटम और मॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर का नाम ही है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि एटम क्या होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, ये मैं लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, देखो इस चैप्टर में क्या है। हम वैसे तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ऑब्वियसली इसमें भी लिखा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या मैटर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। तो एक हमारी टेबल भी है, एलिमेंट वाली टेबल है, ठीक है, वो भी बताएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, जिसका कि इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। अभी एग्जांपल से समझेंगे। एंड विच मेंटेन इट्स केमिकल आइडेंटिटी थ्रू आउट ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, जिसकी क्या करती है, अपनी केमिकल और फिजिकल एक्टिविटी को भी वो मेंटेन करता है। जैसे कि मान लो कॉपर है, तो उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, या फिर सोडियम है, उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी होती है। जैसे कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स के अंदर आते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट पढ़ा, तो हमने ये देखा कि कुछ जो एलिमेंट है वो मेटल्स के अंदर आ रहे हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, सबकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अपने केमिकल चेंजेस होते हैं, सब में अपने फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, ये लाइन हमने पढ़ी। ठीक है, उसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब दिस कैन वी कैन राइट दिस एज Cu। कॉपर का फॉर्म, जो कॉपर का सिंबल होता है कॉपर का, वो होता है Cu। ऑक्सीजन का होता है O, बट ऑक्सीजन कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहेगा, O की फॉर्म में नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं रहेगा, या तो O2 या फिर O3। O2 इज ऑक्सीजन और O3 इज ओजोन। जहां पर ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ये जस्ट ऐसे ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये कभी भी जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का जो एटम होता है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स होगा ही नहीं। उसका भी रीजन अभी आगे आएगा चैप्टर में, तब मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर अभी मैं सब बता दूंगी तो मिक्सअप हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना कि ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आगे आगे बताऊंगी कि कैसे, क्यों नहीं करता, क्या रीजन है, वो सब हम आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। साइज क्या होता है एटम का, एटम का इतना छोटा साइज होता है, बहुत छोटा, कि हम नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते। तो ये मैंने लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 1⁻⁹ मीटर। इतना मीटर में 1 nm होता है, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इतना मीटर। तो अगर मैं बोलूं 1 मीटर में कितना नैनोमीटर हो जाएगा, 10⁹ नैनोमीटर। अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो इसमें इतने नैनोमीटर्स आएंगे, 10⁹ दैट मीन्स 10 के बाद 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने सारे नैनोमीटर 1 मीटर में होते हैं। 1 मीटर में इतना 10⁻⁹। अब इतना बड़ा लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हमें टाइम बहुत लग जाता, तो हम उसको शॉर्ट में क्या कर दिया हमने, 10⁻⁹ नैनोमीटर। इतने नैनोमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो उसका साइज देख लो कितना छोटा होता है, कि उसका 1 नैनोमीटर साइज होता है
और ये इतना मीटर हमें इतना उसको डिवाइड करना पड़ेगा उससे। उसके बाद साइजेस आ जाते हैं। रेडियस में हमेशा साइज को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, तो अलग अलग एटम मॉलिक्यूल्स, या जैसे एंट बहुत छोटी होती है तो हम उसको भी इसी में, वाटरमेलन का जो ग्रेन होता है, छोटा सा पार्टिकल होता है, उसका कितना साइज है, ये सब हम इसमें देख लेते हैं। तो एटम जो होता है हाइड्रोजन का बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻⁹। दैट मीन्स कि अगर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻10। अब अगर मैं 1 को 10⁻10 से डिवाइड करूंगी तो 0.0000000 पता नहीं कितने है ना, 10 तक 0 आएंगे, फिर आके 1 आएगा। तो इतना छोटा होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना सब बिल्कुल ऐसे ना कि आपको दिखेगा ही नहीं, आपके हाथ के अंदर ऐसे आ जाएगा और आपको लगेगा कि आपका हाथ बंद है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है वो छोटा सा। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी 10⁻⁹। दैट मीन्स इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, अभी देख लो कितना छोटा हो गया, 0.0009 to 9 and 1। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज 10⁻8 तो 10⁻8 हम इस तरीके से करेंगे तो 0.0080 के बाद 1 आएगा। तो ये भी बहुत छोटा है। ऑलमोस्ट सारे ही छोटे हैं, थोड़ा सा बस वाटरमेलन का है ठीक बड़ा, ये भी 1/10⁻4, ये भी काफी छोटा हो जाएगा। 10⁻2 अगर ये करते हैं 10⁻2 मतलब 2 0 आ गई तो 0.000 हम काउंट कर सकते हैं जल्दी से। ये भी क्या हो जाएगा 10⁻, ये तो 1 ही हो गया, तो ये 0.1 आ जाएगा। ये तो ये तो फिर भी ठीक है, 0.1 नैनोमीटर में मीटर में दी गई है ये, ठीक है, 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर कितना सा होता है, इतना सा है ना, बिल्कुल छोटा। तो कितने छोटे हैं, मतलब ये ग्रेन ऑफ सैंड इतना है 10⁻⁻4, एंट की होती है 10⁻⁻2, वाटरमेलन 10⁻⁻1। तो ये काफी छोटे होते हैं, ठीक है। ये साइजेस बताए गए हैं, रेडियस उसकी है, रेडियस में उसकी रेडियस को मेजर किया हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जब हम एटम की बात कर रहे हैं कि इतना छोटा एटम है, अरे इतना छोटा एटम है तो फिर सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा है ना। मैं बोल रही हूँ कुछ इतना छोटा है कि मैंने ऐसे करके ये अपनी दोनों फिंगर्स को ऐसे टच किया हुआ है, मैंने दोनों फिंगर्स को टच किया, इसके बीच में वो आ जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं कह रही हूँ कि मैंने फिंगर टच किया, जब मैं कुछ सामान हाथ में ले रही हूँ, मैंने ये मार्कर हाथ में है मेरी जो फिंगर टच हो रही है वो मार्कर पे हो रही है, मुझे पता लग रहा है कि ये मार्कर के ऊपर मेरी एक फिंगर है और एक थंब है, ठीक है। बट मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसे कर रही हूँ और इसके बीच में ये हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे लगा कि मेरी फिंगर और थंब टच हो रहा है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो एक एटम जब इतना छोटा है तो उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। जब उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसे इतना पढ़ क्यों रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम इतनी इंपॉर्टेंस जब वो इतना छोटा है। तो क्वेश्चन तो आ सकता है ना मेरे माइंड में, आप बोलो कि जो चीज दिख ही नहीं रही तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम क्यों उसे इतनी इंपॉर्टेंस दें। वो इसलिए क्योंकि हर एक एटम से मिलके एक एलिमेंट बना हुआ है, और एक एलिमेंट, बहुत सारे एटम मिलके एक एलिमेंट बना रहा है, मतलब एलिमेंट तो है ठीक है, उसका एटम है, बट वो जब मिलके, बहुत सारे मिलके हमें वो दिखाई दे रहा है। अगर वही नहीं होगा, एक एटम ही नहीं होगा, तो वो मैटर भी नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने कॉपर की बात की, नहीं होगा कॉपर। ऑक्सीजन की बात करेंगे, नहीं है ऑक्सीजन। अगर एटम नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, एटम नहीं है तो कॉपर नहीं है, एटम नहीं है कोई भी मैटर नहीं है, ये चौक नहीं है, ये बोर्ड नहीं है, ये मार्कर नहीं है, ये चेयर नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या, उस इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल, उस इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो इनसिग्निफिकेंट नहीं रह जाता, फिर वो सिग्निफिकेंस हो जाता है, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बेशक वो बहुत छोटा है, बट क्या सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है। कई बार हम किसी छोटी चीज को इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हम बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता। अगर वो कोई बड़ा काम कर जाए ना तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही अगर एटम इनसिग्निफिकेंट अगर हम उसको बोल देंगे तो ये दुनिया खत्म है, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो इसलिए वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, इसलिए हम उसको इतना इंपॉर्टेंट देते हैं, उसके बारे में इतनी केयर कि डेल्टन ने अपनी थ्योरी दी है, किसी और साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, तो सब एटम के बारे में छानबीन करने में लगे हुए हैं। तो वो इसलिए क्योंकि अगर एटम है
तो शायद ये यूनिवर्स है, तो ये वर्ल्ड है, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं होगा, मैटर नहीं होंगे, एलिमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए उसके बारे में इतनी केयर की जा रही है, इतनी उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इतना छोटा होने के बाद भी। अब क्योंकि आप बोलते ना, एक कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो छोटे छोटे एटम मिलके एक बड़ा ऑब्जेक्ट ऐसे बना देते हैं कि हम उसे देख पा रहे हैं, है ना। तो बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, उसकी उस बूंद बूंद की एक एक बूंद की इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही उस एटम की भी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सिंबल्स के बारे में, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोजन, हम बोलते हैं ना, अभी तक हम पढ़ते आए, हमने ऐसे स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, तो हम बोल रहे कि हाइड्रोजन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, H यूज कर रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन के लिए हमने H यूज किया, कॉपर के लिए हम Cu यूज कर रहे हैं, कार्बन के लिए C यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के लिए Al यूज कर रहे हैं। तो बन कैसे रहे, हमने उनके सिंबल डिसाइड कैसे किए, कहाँ से कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे हमने डिसाइड किया कि ये सिंबल हम उसके लिए यूज करेंगे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट थे डाल्टन। डाल्टन ने फर्स्ट स्टार्ट किया था कि हम सिंबल्स यूज करेंगे, एलिमेंट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे। मुझे कहीं पर भी लिखना होता है ना, मैं कार्बन लिखना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगी कार्बन, हर कोई समझ जाएगा कि ये कार्बन है। अगर साइंस की केमिस्ट्री की बात हो रही है तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये एल्यूमिनियम है, ये सोडियम है, हर कोई समझ जाएगा, ठीक है। मुझे पूरा पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा नाम यूज नहीं करूंगी, ठीक है। अगर मैं ये सिंबल्स भी यूज करूँ तो हर कोई समझ जाएगा कि ये यही एलिमेंट है। तो सेकेंड जो साइंटिस्ट थे वो थे बर्जीलियस। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो सिंबल है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू लेटर से बनना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं, तो ये फर्स्ट टू लेटर से बना हुआ है, ये फर्स्ट लेटर से बना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि पहला या पहले दो लेटर से हम उसको लिख सकते हैं। सेकेंड, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो सिंबल्स के नाम थे वो जहां पर सिंबल मिलता था ना, वो उसके नाम पे उसका नाम रख दिया जाता था। और फिर देखो जैसे कॉपर है, सिप्रस, तो क्या होता था, स्टार्टिंग में जो नेम है सिंबल के वो ड्राइव होते थे। जो सिंबल्स के नेम हैं वो कहाँ से ड्राइव, जो एलिमेंट्स के नेम है, सॉरी सिंबल के नेम नहीं होते, एलिमेंट्स के नेम है, वो किससे ड्राइव होते थे, जहाँ पे वो एलिमेंट हमें मिल गया। जैसे कि सिप्रस में कॉपर मिला तो ये उसके नाम पे हमने उसको कॉपर बोल दिया। कुछ के नाम रखे जाते थे कलर के उस पर, कि जैसे गोल्ड है तो कैसा होता है, गोल्डन कलर होता है, गोल्डन कैसा, येलोइश, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, गोल्डन का येलो, ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग होता है येलो, तो उसके नाम पे उसका नाम रख दिया गोल्ड। जो आज हम गोल्ड यूज कर रहे हैं उसका नाम इसलिए रखा गया। अब क्या आया, IUPAC एक सिस्टम है, IUPAC भी बोलते हैं, IUPAC आप कुछ भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि क्या है, जो डिसाइड कर रही है कि हाँ इसके नाम ये होंगे। अब क्या होता है, कई बार ना जैसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ों को ना, कुछ मान लो हमारी लैंग्वेज में अगर पानी को पानी बोल रहे हैं तो हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में वहाँ पे कुछ और बोलते हो। तो क्या होता है कि ऐसे ही जो एलिमेंट्स के सिंबल थे, एलिमेंट्स के नेम थे, वो डिफरेंट हो जाते हैं हर लैंग्वेज में। तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो मैंने आज यहाँ पढ़ाई की, आजकल आप देख रहे होंगे, क्या नोटिस करते हो कि लोग पढ़ाई कहीं भी करें, जॉब कहीं भी कर सकते हैं। लोग इंडिया में पढ़ के जॉब US में कर रहे हैं, जर्मन में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, लंदन में जा रहे हैं। तो वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ये है कि हम जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन को H डिनोट करते हैं, H से डिनोट कर रहे हैं, तो वो लोग भी वही पढ़ रहे हैं, तो वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए IUPAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिससे कि वो एक स्पेसिफिक उसको नाम और सिंबल दे रही है कि पूरे वर्ल्ड में यही यूज होगा। तो पहले क्या था, क्या हुआ कि IUPAC ने बोला कि कुछ के जो सिंबल्स होंगे, कुछ सिंबल्स कैसे होंगे, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स या फिर फर्स्ट लेटर को यूज करके होंगे। तो हाइड्रोजन का H, कोबाल्ट का CO, पहले 2 यूज हो रहे हैं ना, हाइड्रोजन में से फर्स्ट यूज हो रहा है, कोबाल्ट में CO यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम में Al यूज हो रहा है। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे हैं जिसमें कि
फर्स्ट लेटर एंड बाद में कोई लेटर आ रहा है उसको मिला के बनेगा। जैसे कि क्लोरीन में C और L, जिंक में Z और N, ठीक है, तो Cl एंड Zn, ये इनके सिंबल हो गए। कुछ के सिंबल इस तरीके से रखे गए कि जो उनका जर्मन में, ग्रीक में या फिर लेटिन नेम में है, नेम होगा, उनके बेसिस पे उनके सिंबल होंगे। जैसे आयरन में IRON कहीं भी नहीं है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है, फेरम है, फेरम भी है। मतलब वैसे हम इंग्लिश में जो नेम है उसका आयरन है, इंग्लिश नेम आयरन है, ये लेटिन नेम हो गया फेरम, ठीक है। सोडियम का सिंबल, सोडियम में Na कहीं भी नहीं आ रहा है, कहाँ से यूज कर रहे हैं, नेट्रियम से। पोटेशियम में K कहीं भी नहीं है, बट कहाँ से यूज किया गया, कैलियम से। अब यूज क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट 2 लेटर ही यूज हो रहे हैं, इसमें भी फर्स्ट 2 लेटर यूज हो रहे हैं, कैलियम का K यूज हो रहा है, फर्स्ट लेटर यूज हो रहा है। तरीका वही है रखने का, बट कुछ के नेम जो इंग्लिश नेम है उनके बेसिस पे नहीं रखा गया, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं। तो ये था उसका नेमिंग सिस्टम सिंबल्स का, कि कैसे हम नेम कैसे रखे गए। जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर, आज भी हम कॉपर यूज कर रहे हैं, मुझसे प्रेस में फर्स्ट टाइम मिला था तो वहां से उसका नाम आ गया कॉपर, तो हम कॉपर यूज कर रहे हैं। अब उसके सिंबल कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, IUPAC ने ये सब सेट किया है। तो ये जो IUPAC या फिर IUPAC है, इसकी एक फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी का कमेंट नहीं आता है, कोई नहीं बता पा रहा है, तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको डाल दूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा सिंबल जो हमें कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल पता लगाने थे कि कैसे कैसे आए, वो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे प्लीज़ IUPAC की फुल फॉर्म ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।